अभी जो करेक्शन हो रहा है, ये एक्चुअल स्टॉक मार्केट का बेसिक नेचर है। या नए नए हुँ, लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हुँ, तो वो थोड़ा सा भी मार्केट डाउन गया या उनका पैसा थोड़ा सा भी डाउन गया तो बड़े घबरा जाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं। जी, तो जी। क्या ये एक सही अप्रोच होती है? प्लान करें, डिस्कस करें, फिर इन्वेस्ट करें कि शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव आते हैं और जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसी की वजह से हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। अगर मार्केट में कुछ उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, तो हम घबरा कर उसको निकाल लें। इट मीन्स अगर कोई घबरा कर निकाल रहा है ना, इट मीन्स उसने समझा ही नहीं म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट को। हुँ, फ्लक्चुएशंस सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही इम्पैक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में हुँ। उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता ही नहीं है। डोंट टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और हमारी इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस सीरीज में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ दीप्ति जी जुड़ी हैं और जैसा कि आप जानते हैं दीप्ति जी जो हैं वो फिनवेस्ट्री फर्म की फाउंडर हैं और इनकी फर्म बड़ी ही एक अच्छी और ऑथेंटिक तरीके से काम करती है जो कि देश विदेश सभी जगह मिला के इनके 200 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। दीप्ति जी आज के इस टॉपिक के लिए, आज के इस एपिसोड के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए। दीप्ति जी अभी जो है जो मार्केट कंडीशन है या अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं हमारे इंडियन शेयर मार्केट की या इन्वेस्टमेंट मार्केट की, वो बड़ा एक वॉलेटाइल सिचुएशन जैसा लग रहा है। एक तरफ तो कुछ दिनों पहले तक ऐसा था कि ये 83,000 84,000 तक पहुंच गया और अब एकदम से 79,000 की रेंज में है। तो जी। ये इतनी वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या एक नॉर्मल इन्वेस्टर को जो कि एक बहुत बड़ा पैसा लेके नहीं बैठा होता है उसको हुँ। वाकई में इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे समय में या फिर अपना पैसा निकाल लेना चाहिए या फिर पैसा रखे रहने देना चाहिए? हुँ। देखिए, अभी जो करेक्शन हो रहा है, ये एक्चुअल स्टॉक मार्केट का बेसिक नेचर है। मतलब हम्म, अप और डाउन होना, करेक्शंस आना, ये नॉर्मल रूटीन है। अगर अपन देखेंगे कि जैसे अभी जो थोड़े टाइम पहले हो रहा था कि मार्केट हर थोड़े टाइम में न्यू हाईज़ बनाते जा रहा था, तो वो एक एक्सेप्शनल बेसिस पे चीज़ें हो रही थी। करेक्शंस आते हैं, इट मीन्स इट इज़ हेल्दी फॉर मार्केट। तो ओके। सबसे पहले तो ये है कि ये कुछ ऐसा एबनॉर्मल नहीं हो रहा है, ये ऐसा ही होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो भी अपना पैसा लेकर बैठे हैं और जिनको ऐसा लगता है कि हमें इन्वेस्ट करना है, उनको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, अब इन्वेस्ट करते समय अ, अलग-अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ कर सकते हो और जिस तरीके का आपका पैसा है मतलब जिस उद्देश्य से आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना टाइम आपके पास है, जितने रिस्क आप ले सकते हो, उसके हिसाब से फंड्स वेरी हो सकते हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सारे डिसीज़न लेने के लिए आपके जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी आप जिनसे सलाह लेते हो, तो उनके साथ आप बैठ के और उन्हें बताइए कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये सारे क्राइटेरियाज़ के हिसाब से वो आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके देंगे। इसमें ना क्या होता है दीप्ति जी, एक मैंने देखा है कि कई लोग जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं या नए नए हुँ, लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हुँ, तो वो थोड़ा सा भी मार्केट डाउन गया या उनका पैसा थोड़ा सा भी डाउन गया तो बड़े घबरा जाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं। जी, तो जी। क्या ये एक सही अप्रोच होती है? नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में बताया था कि अगर कोई आकर बोलता है कि मेरी बैंक में इतना पैसा है और मुझे इन्वेस्ट करना है और उससे बिना कोई सवाल पूछे मैं सीधे लेके उसको इन्वेस्ट कर देती हूँ और फिर उसके बाद मार्केट डाउन होता है या उसे कोई ज़रूरत पड़ती है, तो वो तुरंत अपना पैसा निकाल लेता है और उस टाइम पे जो करंट वैल्यूएशन रहते हैं, अगर मार्केट डाउन हुआ तो उसको फिर लॉस होता है और वो उसी तरीके से अपना पैसा निकालता है। तो एबीसीडी जो अपने को करनी है इन्वेस्टमेंट की वो स्टार्टिंग ही वहां से करनी है। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि पहले प्लान करें फिर इन्वेस्ट करें, प्लान करें, डिस्कस करें, फिर इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब दूसरी चीज है जो घबराने वाली बात है, तो अगर आपका पैसा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है इसीलिए आप म्यूचुअल फंड में या इक्विटीज में आप आए हो, तो ऐसा हम्म, तो है नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट किया और महीने भर बाद या 6 महीने भर बाद का आपका पैसा है। अगर ऐसा होता तो हम लोग कम ड्यूरेशन वाले फंड्स में जाते, जो मैंने आपको बताया था कि
लो रिस्की होते हैं, तो हम उसमें जाते हैं। लेकिन वैसा नहीं है, अगर आप इस माइंडसेट से आए हो कि मुझे इक्विटीज में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा एक मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन का है। तो अगर मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन का पैसा है तो हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। इसका मैं आपको सबसे एक अगर बहुत लेमैन स्टाइल में एग्जांपल दूं, तो जैसे अगर आपको भूख लगी है, अब आपकी चॉइस है कि आपको इंस्टेंट मैगी मैगी बनाकर खानी है या आपको हलवा बनाकर खाना है। अगर आपको इंस्टेंट मैगी बनाकर खानी है तो आप 2 मिनट में वो मैगी बन जाती है, जो वो लिख के देते हैं। 2 मिनट नहीं, 5 मिनट में तो बन जाती है, तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर आपको हलवा खाना है तो हलवे के लिए आपको जो प्रिपरेशन में जो टाइम लगेगा, वो टाइम आपको देना पड़ेगा। फिर उसमें आप बीच में घबरा नहीं सकते हो कि अरे नहीं, अभी तो वो इसका सूजी का रंग ही नहीं आ रहा है, पलट ही नहीं रहा है, अब पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, हमें तो भूख लग रही है, आप तो जैसा है वैसा दे दो। इमेजिन कीजिए किसी ने ऐसा बोला, आप तो जितना आधा पका है उतना दे दो, तो उसका टेस्ट कैसा होगा, कितना खराब होगा। इट इज जस्ट बराबर। लाइक दैट इन इक्विटी इन्वेस्टिंग, कि अगर जिस इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग बात करते हैं कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं और जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसी की वजह से हमारी वेल्थ क्रिएट होती है, तो अगर वो समय है तो वो समय देना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम उसको प्रीपोन कर दें, या अगर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो हम घबरा कर उसको निकाल लें। इट मीन्स अगर कोई घबरा कर निकाल रहा है ना, इट मीन्स उसने समझा ही नहीं म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट को। इसलिए बराबर। हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम किसी ऐसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें जो कि इन चीजों को आपको प्रॉपरली समझाए और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। उसके बाद ही आप इस पे डिसीजन लेके और काम करें। और जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड होकर डिसीजन लेते हैं ना, तो कितने भी फ्लक्चुएशंस आ जाए हम घबराते नहीं हैं। बराबर। और अगर अगर कोई इन्वेस्टर एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो ये इस तरह के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं या इस तरह के जो जैसे 84,000 पे था फिर 79,000 पे आया, ये चीज लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट नहीं करती है। नहीं राइट। करती है, नहीं करती है। बराबर। फ्लक्चुएशंस सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही इम्पैक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में हम्म। उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता ही नहीं है। अगर हम इसको ऐसे कंपेयर करें ना, कि जैसे किसी दूसरे सिंपल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से कंपेयर करें, कि अगर आप एफडी में पैसा रखते हो, आपने 10 साल पैसा रखा या 20 साल पैसा रखा, तो कितना होगा। तो आप एक चार्ट बनाइए, उसमें पिछले 20 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लिखिए, और फिर आप देखिए कि पोस्ट टैक्स आपका रिटर्न कितना बनता है। और वही इक्विटी मार्केट में अगर आपने 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, अलग अलग मतलब जिस भी समय का 20 साल पहले का जो ईयर है सेंसेक्स का, उस टाइम आपने इन्वेस्ट किया होता, तो उसका उस टाइम जैसे जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, सपोज कोई 10 रुपीज पे आया है, तो आज आप देखिए कि उसका क्या एनएवी है, आपको खुद ब खुद उसका अंतर समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में हमें लगता है कि बहुत सेफ्टी है, लेकिन ये इन्फ्लेशन बीट ही नहीं कर पाते हैं। बराबर। तो कई लोग अभी भी म्यूचुअल फंड को लेके बड़ा डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, और उनको एक हमेशा माइंडसेट ये रहता है कि यार ये एकदम बहुत शेयर मार्केट से लिंक है, मेरा पैसा तो डूब ही जाएगा। जैसे स्पेसिफिकली अगर जब मार्केट डूबता है तो हम मीडिया की भी कवरेज देखते हैं, सुनते हैं 5 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स के डूब गए, 5 लाख करोड़ डूब गए, तो वो एक लोग देख के घबरा जाते हैं कि बाप रे 5 लाख करोड़ डूब गए। सही बात है। मैंने अभी एक बुक में पढ़ा था, उसमें ऐसा लिखा था कि एक कोई, मैं म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम नहीं लूंगी, लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक स्कीम था जिसमें एक इन्वेस्टर थे जिनको बिल्कुल नई जॉब लगी थी और उन्होंने अपना सैलरी का पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था। वो कब किया था, 2007 वाले पीक में। अब उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर 2008 ईयर आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। एक सेकंड ना, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उसमें उनका पैसा एकदम ड्रास्टिकली फॉल होने लगा। वो डर गए, उन्होंने पैसा निकाल लिया और उसके बाद उन्होंने कसम खा ली अब चाहे जो हो जाए म्यूचुअल फंड में, इक्विटीज में कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और वो लॉस में निकल गए। अब अगर सेम पैसा वो रखते उस टाइम पे, तो आज वो पैसा कम से कम 5 से 6 गुना होता। राइट। तो बराबर। कहीं ना कहीं हमें, मतलब जो हम बात करते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड या इक्विटीज में जा रहे हैं तो हमारा होराइजन शुड बी लॉन्ग टर्म, तभी हम प्योर म्यूचुअल फंड, प्योर इक्विटीज में जाए। अब अगर
आपका होराइजन, क्योंकि जरूरी नहीं हर किसी का होराइजन उतना लॉन्ग टर्म हो कि वो 10 साल 20 साल 15 साल इतना रुक सके। अब समझो आपको होराइजन उतना लॉन्गर टर्म नहीं है ना, तो आप स्कीम कैटेगराइजेशन होते हैं अलग अलग तरीके के, लगा तो हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अलग अलग रिस्क के हिसाब से स्कीम कैटेगराइजेशन होते हैं, जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए शायद हेल्पफुल रहेगा कोई आगे का डिसीजन लेने में। तो उन स्कीम कैटेगराइजेशंस में कुछ स्कीम्स ऐसी आती है जो हाइब्रिड इक्विटी इसमें आती है, कैटेगरी में आती है। ओके। उसमें कुछ स्कीम्स ऐसी है जिसमें डेट और इक्विटी और आर्बिट्राज इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो जैसे भी मतलब मार्केट का लेवल होता है कि अगर मार्केट बहुत हायर वैल्यूएशंस पर है, तो वो लोग इक्विटी का पोर्शन कम रखते हैं और डेट आर्बिट्राज इनके पोर्शन ज्यादा रखते हैं, ताकि जो अगर कोई उस लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका इक्विटी लेवल कम रहे, मतलब जो इक्विटी में पैसा जा रहा है वो कम जाए और बाकी एसेट में, दूसरी एसेट में ज्यादा जाए। अब जब मार्केट गिरता है तब ये लोग ऑटो एडजस्ट करते हैं अपने इक्विटी लेवल्स को। उस टाइम इनके इक्विटी लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं और डेट के लेवल्स रिड्यूस होने लगते हैं। ये फंड मैनेजर करते हैं। अब ये जब मतलब इस टाइप की चीजें होती है, अब जैसे आप किसी ने पैसा लगाया और इस टाइप के फंड में लगाया, जो फॉल होगा ना तो वो उसके पोर्टफोलियो में कम इम्पैक्ट डालेगा बराबर बजाय प्योर इक्विटी स्कीम्स के। बराबर। और जब फिर मार्केट वापस से राइज होना स्टार्ट होगा तो उसको एक एवरेज रिटर्न जो एफडी से ज्यादा है वो जरूर मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा बराबर। डर लग रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है मार्केट, तो आप उसमें जा सकते हैं। दूसरा एक माध्यम होता है एसटीपी, मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जो हम म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तब कि आप अपना पैसा डेट या कोई बहुत कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आप रखिए और उसको आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एक इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं एसटीपी के, मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के, और उस हिसाब से वो एक फंड से पैसा दूसरे फंड में ऑटोमेटिकली जाता है। तो ओके। वो हमें इतना टाइम नहीं करना पड़ता है मार्केट को। आपको अगर लगता है कि आपको डेली फ्लक्चुएशंस को कैप्चर करना है तो आप डेली एसटीपी रजिस्टर करो। आपको लगता है वीकली फ्लक्चुएशंस को कैप्चर करना है, आप वीकली एसटीपी रजिस्टर करो। ऐसे करके आप उसको रजिस्टर करो। तो कहीं ना कहीं, और उसको ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने का एसटीपी किया, हाँ, अगर आपको मतलब ऐसा लगे जैसे अभी का टाइम है, अभी बहुत अनसर्टन टाइम है। अब अगर कोई इन्वेस्टर जो बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स है, उसको लगता है कि नहीं मुझे म्यूचुअल फंड में तो डालना है लेकिन मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, तो वो एसटीपी करे एटलीस्ट साल भर की। मैं तो बहुत बार 1.5 साल 2 साल की भी एसटीपीज कराई है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जब मार्केट वापस फिर अप होता है तो वो जो एवरेज प्राइस है, तो वैल्यूएशन अप होने के बाद उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ आता है। तो बराबर। टाइप के मार्केट में अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज और स्कीम्स पोर्टफोलियो सिलेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ही प्योर इक्विटी में कूदना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नई वो वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हो, तो आप ऐसी स्कीम सिलेक्ट करो जिसमें वॉलेटिलिटी कम हो। बराबर। ऐसे भी फंड्स आते हैं जिसमें वो लोग कैश पोजीशन अपनी रखते हैं। कैश पोजीशन मतलब थोड़ा, जब भी मार्केट गिरेगा तो उनके पास वो पोजीशन होता है कि वो और स्टॉक्स फर्दर खरीद सके। ओके। तो मतलब हमेशा अगर इसको ऐसा देखा जाए कि जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब कभी एक फॉल होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा 84,000 से 79,000 हुआ, या फिर हम लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा था, उस समय भी लगभग 40% से ज़्यादा का फॉल हुआ था। तो इस तरह की सिचुएशन हमेशा एक अपॉर्चुनिटी बन के आती है, और वो अपॉर्चुनिटी को हम एज ए यूजर जितना बेहतर तरीके से इनकैश कर पाए, यूज कर पाए, उसका एक अच्छे से फायदा उठा पाए, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय उसके अंदर कोई पैनिक हो जाने के। पैनिक क्रिएट करने के, अपने इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करने के। बहुत लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करते हैं, उनको लगता है कि और गिरेगा तब डालेंगे, बॉटम फिशिंग करेंगे, एकदम लो लेवल होगा तब डालेंगे। पर वो एकदम लो लेवल कब होगा वो किसको पता। राइट। तो या तो फिर आप उतने बराबर। स्किल्ड हो कि आप वो एकदम लो लेवल को प्रिडिक्ट कर पाओ, तो फिर आप उतना रिस्क लो। और राइट। सबसे आखिरी वाला पॉइंट तो बहुत मतलब किस्मत वालों को ही मिलता है। मतलब फिर वो आपका लक है कि आपको वो एकदम बॉटम वाला पॉइंट मिल जाए।
राइट तो कि मुझे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो, ये प्रोसेस है। हाँ ये प्रोसेस है, मतलब आपको सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप चलना है। हम क्यों क्यों हम एम्फसाइज करते हैं कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करो। आप में करेज नहीं है ना कि एक साथ पैसा डाल के फिर उसको नीचे जाता हुआ देखने की, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिस्टमैटिक वे में जाते हैं। आप एसआईपीस करो, लॉन्ग टर्म की एसआईपीस करो, एक एक दो दो साल की एसटीपीस करो। ऐसा नहीं होगा कि आप एक लंबे समय के बाद आप बहुत लॉस लेकर निकलोगे। बराबर। और एसआईपी होती ही इसलिए है कि वो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग को रोल प्ले करते हुए आपके लिए मनी मेकिंग का काम करती है। मुझे मुझे अभी भी याद है जब कोविड का टाइम था और 23 मार्च 2020 वो दिन था जिस दिन मार्केट सबसे बॉटम पे था। उस बिल्कुल। दिन भी कई लोग ये सोच रहे थे कि अब और इससे नीचे जाएगा तो हम करेंगे, पर जी। फिर उस दिन के बाद से वो मार्केट कभी नीचे नहीं गया और हम लोगों ने उसको 84,000 तक जाते हुए जी। देखा। अब आप जिन सोचिए उस लोगों टाइम ने पे जिन राइट लोगों ने फियर क्रिएट किया और एंटर ही नहीं किया मार्केट में, आज उन्होंने कितना बड़ा लॉस कर लिया अपना। राइट एग्जैक्टली। और जिन लोगों ने उस वक्त इन्वेस्ट किया होगा उनके आज कितने ज्यादा रिटर्न बन गए होंगे ये वो इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि जी। 24-25,000 से मार्केट आज 80,000 के आसपास मार्केट पहुंच गया है। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने इसमें सुनी है, डोंट टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट। ये कितना क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है आज के सिनारियो को लेके? ये हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है, मतलब आज का सिनेरियो, पहले का सिनेरियो, अब तो फिर भी कहते हैं कि मार्केट की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, इन्वेस्टर्स समझदार हो गए हैं, अब पहले जैसा बहुत ज़्यादा पैनिक होता नहीं है। हालाँकि फिर भी अभी कुछ कैटेगरी है जो पैनिक क्रिएट करती है। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जितना हम लोग सिस्टमैटिक वे में और डिसिप्लिन रहेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, क्योंकि आप सोचो स्टैगर्ड परचेसेस बनाए ही इसलिए हैं। एसआईपी की, एसटीपी की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी क्योंकि हम लोग सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट कर सकें, सो दैट हमारा एवरेज प्राइसिंग निकल के और जो लॉसेस के चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो सके। दूसरा जो एक मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी होती है कि जिसमें सिर्फ 16% 17% के आसपास इक्विटी होती है, या 20-25% इक्विटी होती है। इस टाइप की कैटेगरीज भी उन लोगों के लिए डिजाइन की गई जो इक्विटी एक्सपोजर तो लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लेने से डरते हैं। तो अगर आपको डर लग रहा है तो आप इस टाइप की कैटेगरीज में रखो अपना पैसा, नहीं फिर भी आप मार्केट में बेटर स्टैंड कर पाओगे। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को आप एटलीस्ट उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाओगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि अभी मार्केट, जैसे सपोज करो कि 10% के आसपास का करेक्ट हुआ है, आपके पास जो भी एक चंक है मनी का, उसका मुझे लगता है कि जितना आपका रिस्क एपेटाइट है, आपको लगता है कि मैं 20%, मतलब इसका थंब रूल नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, उसका ये अपने ऊपर है, हम कितना फ्लक्चुएशन अपने मनी में होते हुए हम झेल सकते हैं। तो 20%, 25% जो भी आइडियल अमाउंट आपको लगती है, आप एटलीस्ट उतना तो भी आप स्ट्रेट अवे डाल दो मार्केट में अभी। फिर जो बचा हुआ 70-75%, 80% जो भी बचता है, रिमेनिंग होता है, उसको आप स्टैगर्ड परचेसेस में डालो, आगे के ओके। मतलब एसटीपीज वगैरह करके या एसआईपीज के रूप में आप वो डालो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये 10% भी जो मार्केट गिरा है वो ऑल टाइम हाई से तो हम कम पे ही है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है ना। अब यहाँ से और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट जो ये अपॉर्चुनिटी मिली उस पर कुछ तो पैसा हम डिप्लॉय करें। तो डिपेंडिंग कि हम कितना करेक्शन हम देख सकते हैं, उस हिसाब से हम 10%, 20%, 25%, जितना भी इंडिविजुअल आपका एपेटाइट हो उतना आप पैसा एटलीस्ट थोड़ा सा तो भी आप मार्केट में एक साथ इन्वेस्ट कीजिए, और बाकी आप स्टैगर्ड परचेसेस पे जाइए। दूसरा ये है कि ये भी थोड़ा सा देखिए कि किस किस टाइप के स्कीम कैटेगराइजेशन होते हैं। जैसे अगर आपको अभी के हिसाब से मतलब जनरली जो रिकमेंड हो रहा है मार्केट में कि आप लार्ज कैप बेस्ड फंड्स पे जाइए, आप स्मॉल कैप, मिड कैप, इसमें लमसम परचेज करना आप अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनके वैल्यूएशन मल्टीपल अभी बहुत ज्यादा हाई है। ओके। तो आप वो भी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अब कुछ एमसीज ऐसे भी फंड्स लॉन्च कर रही हैं कि जिसमें मतलब वॉलेटिलिटी का परसेंटेज लो हो, मतलब ऐसे ओके। फिल्टर्स लग
रही है कि जिसमें लो वोलेटिलिटी हो। तो ओके। आप वो थोड़ा-सा सर्च आउट कीजिए या अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर से आप डिस्कस कीजिए कि क्या ऐसे फंड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जैसा अपना मतलब टेस्ट है, जैसा अपने को लगता है कि हाँ, हम इतनी रिस्क ले सकते हैं, हम इतने के लिए कंफर्टेबल हैं, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन कीजिए। आप उसको रोकिए राइट, मत। एग्जैक्टली। मतलब इस बात से मुझे ये समझ में आया कि मार्केट भले ही हाई हो चाहे मार्केट लो हो, एक तो उसको कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। फिर उसके बाद में मार्केट की कंडीशन कोई भी हो, अगर हम एक सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर हम इन्वेस्टमेंट हमारा एक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस तरह की किसी भी सिचुएशन का हमारे लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि ये चीजें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के ही सामने आती है कि हम एक थोड़ा थोड़ा कैश इन हैंड अगर हमारे पास जो होता है, लिक्विड हमारे पास होता है, उसको इस समय डिप्लॉय किया जा सकता है, ताकि ये चीज एक लॉन्ग रन में एक अच्छा इम्पैक्ट हमें दे। जी, दीप्ति जी अब मैं आज इसके इन ऊपर जी जी बोलिए। इसके ऊपर मैं 1-2 कैटेगरी पे और डिस्कशन करना चाहूँगी कि कई बार जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो आपको मतलब इतने वॉलेटाइल टाइम जो है आपका, उसमें मल्टी एसेट करके कैटेगरी होती है। वो भी आपको सजेस्ट करते हैं कि मतलब आप उस अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप उस मल्टी एसेट कैटेगरी में भी अपना कुछ पैसा, जैसे मैंने बोला 10-20%, 25% आप उतना डालिए और बाकी का आप एसटीपी के थ्रू ले लीजिए। तो उसमें कैसा होता है, अलग अलग टाइप की एसेट क्लासेस होती है, इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड सिल्वर भी है, कमोडिटीज भी है, सब है। तो इनकी इनवर्स रिलेशनशिप्स भी होती है, जैसे इक्विटी और गोल्ड में इनवर्स रिलेशनशिप है। कई बार ऐसा भी होता है कि सारी एसेट क्लासेस एक साथ चल जाती है, कम ज्यादा परसेंटेज में चलती है पर चलती है। कई बार ऐसा होता है 2 चल रही है, 3 चल रही है, 1 नहीं चल रहा है, 2 नहीं चल रहा है, पर कुछ तो चल रहा है। तो एक लॉन्ग रन में अगर हम देखेंगे तो मल्टी एसेट कैटेगरी के भी रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मतलब अगर आप एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट इन्वेस्टर है, तो और आपको इक्विटीज में जाना भी है, तो आप मल्टी एसेट कैटेगरी चूज कीजिए। थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, अगर आपके थोड़े मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल है, तो आप मल्टी एसेट कैटेगरी में जाइए। तो इसमें भी आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है और आपको रिटर्न्स बेटर मिलते हैं। ओके, दीप्ति जी आज बड़े ही अच्छी और इम्पोर्टेंट चीजें आपने बताई। आई एम श्योर जो इस वीडियो को सुनेंगे देखेंगे उन्हें ये समझ में आएगा कि करंट मार्केट कंडीशन में भी कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है, और साथ ही किन किन सेक्टर्स में या किन किन अप्रोचेस के थ्रू अगर हम आगे बढ़ें तो वो एक इन्वेस्टर के लिए फायदे वाली बात है। आज आपके साथ डिस्कशन करके बड़ा अच्छा लगा। आज के डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इसी सीरीज के अगले एपिसोड्स में वापस मुलाकात होगी, ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक जी, धन्यवाद। धन्यवाद।